हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग के क्लास में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का रिवीजन बैच चल रहा है ऑब्जेक्टिव का भी, जिसमें हम लोग 2023 का भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम 2024 का क्वेश्चन सारे डिस्कस कर चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट विथ रिवीजन। कहने का मेरा मतलब ये है, कभी भी अगर आप देखिएगा वीडियो तो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन वीडियो देखना जरूरी है। हो सकता है हम जो पहले डिस्कस किए होंगे, हो सकता है दूसरे बार डिस्कस करेंगे तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, इसलिए लाइन बाय लाइन देखना जरूरी है। तो इसलिए आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट रिविजन के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप यहाँ पे सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एंटा एसिड कहते किसको है। ठीक है, जब हम लोग के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो हम लोग शरीर में गैस्ट्रिक उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस उत्पन्न हो गया है, जिसके लिए हम लोग दवा खाते हैं। तो उस दवा में बेसिकली होता क्या है, उसमें क्षारीय मात्रा मिलाया गया रहता है। उस दवा में क्या होता है, क्षार होता है। वही क्षार क्या करता है, एसिड को कंट्रोल करता है, एसिड को न्यूट्रल बनाता है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है, गैस्ट्रिक ठीक हो जाता है। तो हम लोग उसी क्षार में कौन कौन सा क्षार यूज करते हैं, कौन कौन सा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड। कौन कौन सा एंटा एसिड यूज करते हैं, तो हम कुछ यहाँ पे एंटा एसिड का नाम लिख रहे हैं, जिसको ध्यान में रखना है, आगे से इसमें से कोई भी आ सकता है। तो हम एंटा एसिड का मतलब सभी को समझ में आ गया कि हम लोग इसके लिए किस लिए यूज करते हैं। जब हम लोग पेट में गैस हुआ रहता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, जो एसिड का विरोध करता है, जिसको हम लोग क्षार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्षार यूज करते हैं। तो कौन कौन सा क्षार यूज करते हैं उसका हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहला अगर बात करेंगे तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा हम लिख रहे हैं, एक नंबर हो गया। दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये लिख लेना है। तीसरा हम लोग यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा हम लोग, बस यही तीन नाम याद रखना है। तो यही तीन हम लोग एंटा एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं। यही क्या करते हैं, हम लोग तीन एंटा एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप साफ साफ दिख रहा है, जो मैग्नीशियम ही है वही क्या करते हैं, हम लोग एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर फिनोसेटिक का यूज करते हैं, फिनोसेटिक का अगर बात करते हैं तो फिनोसेटिक ये किस लिए यूज करते हैं, तो ये दर्द निवारक है। क्या है ये, तो ये दर्द निवारक, दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं फिनोसेटिक का। तो इसका नाम याद रखना, ये क्या है, दर्द निवारक दवा होता है फिनोसेटिक, दर्द को दूर करने के लिए यूज करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, पेनिसिलिन, ये दोनों को दोनों जो है, पेनिसिलिन और सल्फानिलमाइड जो दिया हुआ है, ये दोनों को दोनों हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये एंटीबायोटिक है। कैसा दवा है ये, एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को या किसी भी वायरस को मारने के लिए, रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह दो एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ है। तो एंटीबायोटिक में याद रखना है पेनिसिलिन है और सल्फिनिलमाइड है, और दूसरा है दर्द निवारक फिनोसेटिक क्या है, तो दर्द निवारक है। तो फिनोसेटिक यहाँ पे दर्द निवारक है, और यहाँ पे एक जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एंटा एसिड है। तो इस तरह से इसका नाम सबको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही था करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बात किया जा रहा है कि सैकरीन एक क्या है। सैकरीन एक मीठा अभिकर्ता है, ये मीठा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैकरीन जो होता है इसका मिठास जो होता है सबसे अधिक होता है। सैकरीन जो होता है इसका अगर मिठास का बात करें तो इसका मिठास सबसे अधिक होता है। देखिए हम लोग किसी का भी मिठास का एक अपेक्षित बताते हैं मान कि वो कितना मीठा होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सुक्रोज का मिठास हम लोग 1 अगर मानते हैं, सुक्रोज का, किसका, सुक्रोज हम लोग चीनी को कहते हैं, तो सुक्रोज का अगर मिठास कितना मानते हैं 1 मानक मानते हैं। इसके तुलना में बताया जाता है, इसके तुलना में सबका बताया जाता है, इसके तुलना में बताया जाता है कि जो लैक्टोस होता है, लैक्टोस का जो मिठास होता है सुक्रोज की तुलना में 0.2 गुना होता है। मतलब ये बहुत कम हो गया, ये 1 है, ये 1 से कम हो गया, मतलब इसका मिठास कम होता है सुक्रोज से। मल्टोस का बात करेंगे तब मल्टोस कितना गुना होता है, तब मल्टोस 0.3 गुना होता है। डी ग्लूकोज का बात करेंगे, डी ग्लूकोज का बात करेंगे तो ये कितना होता है, तो 0. ये सब के सब चीनी से कम मीठा होता है। ठीक है, सुक्रोज का भी लिखिए दिए। एक डी फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज, डी फ्रैक्टोज का बात करेंगे तो ये चीनी से अधिक मीठा होता है, और चीनी से कितना अधिक, तो 1.7 गुना अधिक होता है। उसके बाद अब जितना भी लिखेंगे सब के सब अधिक होता है। स्पार्टेन, स्पार्टेन जो होता है, स्पार्टेन जो होता है वो कितना गुना, 100 गुना। 100 गुना का मतलब क्या है कि चीनी का अगर 1 दाना लेते हैं, चीनी का अगर 100 दाना लेते हैं तो स्पार्टेन जो होता है उसके 1 ही दाना अगर लेते हैं तो चीनी के 100 दाना के बराबर वो काम करेगा। और होता है सोडियम साइक्लोमेट, सोडियम साइक्लोमेट। तो सोडियम साइक्लोमेट का बात करेंगे तो ये 300 गुना अधिक मीठा होता है। सैकरीन जो होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है, सैकरीन जो होता है वो 500 गुना मीठा होता है। कहने का मतलब ये है अगर चीनी का 500 दाना लेते हैं और सैकरीन का 1 दाना लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के मिठास में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों एक दूसरे के मिठास में क्या होगा, बराबर होगा। और सैकरीन ये है कि महंगा भी मिलता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मीठा पदार्थ होता है सैकरीन, याद रखना है। तो सैकरीन एक क्या है, मीठा अभिकर्ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। तो साबुन का अगर बात करते हैं तो साबुन होता है स्टेरिक अम्ल जो होता है, स्टेरिक अम्ल जो होता है वही क्या होता है, उसमें अगर सोडियम लवण जुड़ जाता है, उसमें क्या होता है, सोडियम लवण जुड़ जाता है तो वही क्या बनाता है, साबुन का निर्माण करता है। किससे, तो सबसे पहले याद रखना है किससे ये बनता है, तो स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल जो होता है, स्टेरिक अम्ल, जो स्टेरिक अम्ल होता है इसी में क्या जुड़ जाता है, तो स्टेरिक अम्ल का स्ट्रक्चर का अगर बात करते हैं तो ये 17 गो कार्बन होता है। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो 35 गो हाइड्रोजन होता है, और तब जाके ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो आता है CH। यहीं में क्या होता है, यहाँ पर चेंज होकर ये H हट के क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर H हट के सोडियम समूह जुड़ जाता है, तो यही क्या हो जाता है, साबुन बन जाते हैं। तो यही क्या हो जाता है, साबुन का निर्माण करता है। तो इसको याद रखना है, यही साबुन का स्ट्रक्चर होता है। साबुन का और अपमार्जक का स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है। अपमार्जक का स्ट्रक्चर होता है वो सोडियम लॉरिल सल्फेट एक होता है जो कि वो अपमार्जक होता है। अपमार्जक का मतलब होता है जो साफ वगैरह साफ करने में कोई चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम अपमार्जक कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है। चौथा ऑप्शन जो है नन है, इनमें से कोई नहीं। चौथा जो डी ऑप्शन है नन है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे प्रति ऑक्सीकारक होता क्या है। प्रति ऑक्सीकारक के बारे में समझेंगे। प्रति ऑक्सीकारक को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। यह क्या करता है, ऑक्सीजन को रोकने का काम करता है। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन के विरुद्ध काम करता है। जैसे कि हमको पता है कोई भी हम लोग पदार्थ जो खाने वाले सामान होते हैं, जो पेड़ पौधा से या जानवरों का कोई सामान होता है, जो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वायु लगने के कारण उसको क्या कर देता है, ऐसा पदार्थ बना देता है जिसमें से उसमें से अप्रिय महक आने लगता है, अप्रिय स्वाद आने लगता है, जो कि हम उसको खा नहीं सकते। तो उसी वायु के संपर्क को रोकने के लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रति ऑक्सीकारक यूज करते हैं। तो वही प्रति ऑक्सीकारक का कुछ नाम हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा। अच्छे, चौथा जो ऑप्शन है इनमें से सभी है, इनमें से सभी। तो प्रति ऑक्सी कारक का कुछ नाम जानेंगे। चलिए लिखते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहला नाम याद रखना है कि हम लोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में क्या यूज करते हैं। तो लेसीथीन का प्रयोग करते हैं, लेसीथीन का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर लिखना है, हम लोग और क्या यूज करते हैं, सिट्रिक अम्ल यूज करते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर लिखना है, विटामिन ई का प्रयोग करते हैं, विटामिन ई का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर लिखना है, अच्छे विटामिन ई को एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, टोकोफेरॉन बोलते हैं, जो रासायनिक नाम होता है। इसके पहले सारे विटामिन का हम रासायनिक नाम लिखवा चुके हैं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख ले, ठीक। और यूज करते हैं ब्यूटाइलेटेड यूज करते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का प्रयोग करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है BHA, ठीक है। और यूज करते हैं 5 नंबर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीटोलिन। ऊपर वाला है एनिसोल, इसको हम लोग हाइड्रोक्सीटोलिन कहते हैं, टोलिन, जिसको हम लोग एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको BHT से लिखते हैं, BHT लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक और होता है, एक और लिख ले, छठा भी होता है। तो ये सब के सब प्रति ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये सब के सब प्रति ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। एक और है प्रोपील गैलेट। ये सब के सब प्रति ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, याद रखना है सभी का, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों है प्रति ऑक्सीकारक। लेसीथीन भी है, सिट्रिक अम्ल भी है, विटामिन ई भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का बात हो रहा है कि NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपघटन कराने से कैथोड पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुक्त होता है। यहाँ मुक्त होने का बात हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पर चिपकने का बात नहीं हो रहा है। जब भी अगर एक विलयन लेते हैं, इस विलयन में
क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, बिलियन में हम लोग क्या करते हैं, 2 गो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 2 गो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड फिक्स करते हैं और इसको बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य बिलियन कहते हैं। जो इधर वाला ये प्लस वाला है, इधर माइनस वाला है, तो जो प्लस वाला से जोड़ते हैं उसको हम लोग एनोड कहते हैं, जो माइनस वाला से जोड़ते हैं उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, जो माइनस वाला से जोड़ते हैं उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे इस बिलियन में क्या करते हैं, NaCl डालते हैं। तो NaCl डालते हैं तो हमको पता है कि बिलियन में NaCl डालते ही ये टूटता है, किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में। इस कारण से जो Cl माइनस होता है वो किसके पास जाएगा, यह प्लस वाला के पास जाएगा, इसलिए कि हवा प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बना लेता है, Cl2 बना लेता है और बाहर निकल जाता है। तो एनोड से कौन सा गैस बाहर निकलता है, Cl2 निकलता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम प्लस है तो इसको कैथोड के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोडियम जो होता है ना, वो क्या करता है ना, जल के अणु को तोड़ देता है, जल का अणु यही होता है ना, तो इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ कर इसके साथ OH ले लेता है, क्या ले लेता है, OH ले लेता है, Na प्लस और OH माइनस मिल के क्या बनाता है, NaOH का निर्माण कर लेता है। और जो यहाँ से H निकलता है, H प्लस निकलता है, इस बिलियन के अंदर H प्लस बनता है पानी जल का, वही बिलियन में H प्लस क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, निगेटिव चार्ज लेकर H2 जल हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, और वही हाइड्रोजन गैस इससे क्या होता है, कैथोड से मुक्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर एनोड से पूछता तो कौन सा ऐसा होता, क्लोरीन हो जाता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। बात समझ में आया, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से बिलियन विद्युत का संचालन करता है। तो बिलियन में विद्युत का संचालन कैसे होता है उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, इसको हम सुधार कर देते हैं। ये विद्युत अनअपघट्य है, अनअपघट्य को लिखते हैं शायद, अनअपघट्य। तो ये विद्युत अनअपघट्य है बिलियन, ठीक है, ये विद्युत अनअपघट्य है। और ये H2O अणु है, कौन सा अणु है, H2O का अणु है, यहाँ पर सही कर ले, और नीचे में तांबा का तार है। ठीक, तो देखिए विद्युत का संचालन अगर बिलियन के अंदर बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है बिलियन के अंदर, तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, इसमें बिलियन के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है, अगर इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो इसका तो जो विद्युत का चालन होता है किसके कारण होता है, आयन के कारण। जैसे Na प्लस Cl माइनस बन रहा था ना, तो इसी के मोमेंट के कारण क्या होता है, विद्युत का चालन इसमें होता है। तो आयन के चलने के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण या तार के कारण नहीं होता है, या जल के अणु के कारण नहीं होता है। कौन सा, विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण ही ये क्या होता है, इसमें विद्युत का चालन होता है। इस बात को ध्यान में, विद्युत अनअपघट्य मतलब जिसमें ये टूटेगा ही नहीं, उसको उस पदार्थ को हम विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है चार धातु दिया हुआ है, चारों का इलेक्ट्रोड विद्युत विभव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड विद्युत विभव दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ए का दिया हुआ है 3.05 वोल्ट, बी का दिया हुआ है -1.66 वोल्ट, सी का दिया हुआ है 0.40 वोल्ट, डी का दिया हुआ है 0.80 भी लिख सकते हैं वोल्ट, जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग बात करते हैं किसका, अवकरण क्षमता का। अब आगे से याद रखना है, अवकरण क्षमता उसका ज़्यादा होता है जिसका विद्युत विभव का मान अधिक होता है, जिसका विद्युत विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है। अवकरण क्षमता का बात करेंगे तो इसमें देख सकते हैं सबसे अधिक विद्युत विभव किसका है, ए का तो ए से सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका है, डी का तो डी होगा, उसके बाद किसका है, सी तो सी होगा, उसके बाद लास्ट में बी होगा, इसलिए कि ये निगेटिव में दिया हुआ है, तो ये अवकरण क्षमता का हो गया।
अगर ऑक्सीकरण क्षमता पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाता है। अब इसी से याद रखना है, ऑक्सीकरण क्षमता अगर पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। जिसका विभव, विद्युत विभव सबसे कम होता है उसका ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, तब सी का होगा, तब डी का होगा, तब ए का होगा। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण अवकरण की घटना होता है किसमें, तो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर यहाँ से इस विलयन से, अगर इस विलयन में क्या होता है, कनेक्शन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है किसी भी तरह। तो अगर इसमें हम लोग 2 विलयन लेते हैं तो इस पर एक पर ऑक्सीकरण होता है, एक पर अवकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जैसे Zn हो गया, तो Zn अगर इलेक्ट्रॉन का दान करता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान किया था। अगर जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं अवकरण। थोड़ा सा भी यहाँ पर समझा दिए, इसमें हम ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो डिटेल में जाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऑक्सीकरण अवकरण यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जिसका इलेक्ट्रॉन विभव जिसका अधिक होता है उसका अवकरण क्षमता ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है उसका ऑक्सीकरण क्षमता ज़्यादा होता है। बस यही 2 चीज़ें ध्यान में रखना है सभी को। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेल स्थिरांक का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, सेल स्थिरांक। बेसिकली सेल स्थिरांक क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, सेल स्थिरांक के बारे में। तो इलेक्ट्रोड में ही सेल स्थिरांक हम लोग को देखने को मिलता है। अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो उसका सेल स्थिरांक कितना होगा, ये शायद हम लिखवाए भी होंगे, हो सकता है। तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं सेल स्थिरांक होता क्या है। सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक बेसिकली जो फार्मूला होता है इसका, तो सेल स्थिरांक का जो फार्मूला निकल के आता है वो हम लोग इसको बोलते हैं, तो L/A को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L/A। एल क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रोडो के बीच की दूरी बटे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, बटे जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल नहीं, अनुप्रस्थ, हाँ ठीक है, ये भी अनुप्रस्थ ही होता है, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होता है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो यही फार्मूला होता है। मान लो कोई इलेक्ट्रोड बनाए हैं इस प्रकार का, तो इस इलेक्ट्रोड की लंबाई जो हो गया L, और इसका जो अनुप्रस्थ का इसका क्षेत्रफल होता है A, यही L/A क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सेल स्थिरांक है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, L/A ये दिया हुआ है, ठीक। बस इसको ध्यान में रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हम इसके पहले भी रिपीट कर चुके हैं। कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, अगर यहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है A+2A, कुछ क्वेश्चन में मिस है शायद, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया हुआ है, ये दिया हुआ है अभिक्रिया 2A + B मिलके क्या बना रहा है, C का निर्माण कर रहा है। 2A + B मिलके C का निर्माण कर रहा है। अब इसके लिए एक जनरलाइज हम केस लिख देते हैं, इसके पहले भी लिखे होंगे। अगर A + B, A B क्या है, इसका अणुओं की संख्या है, और A और B कैपिटल A B इसका पदार्थ बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखें, और यहाँ पर D है। ABC, स्मॉल ABC क्या है, अणुओं की संख्या है, कैपिटल ABCD क्या है, तो ये पदार्थ बता रहे हैं कौन सा पदार्थ है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग अगर बात करते हैं क्या, तो इसके रासायनिक अभिक्रिया के जो रेट लिखते हैं, दर लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं उसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दर जो होता है, या हमको इसको रेट भी बोलते हैं, तो रेट जो लिखा जाता है, ये क्या, अगर ये दोनों के दोनों अभिकारक है, ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक है,
तो अगर अभिकारक से रेट लिखते हैं तो कैसे लिखाते हैं, जो इसका गुणांक होता है, जो इसका अणुओं की संख्या उसको बट्टे में लिखते हैं और dA/dt लिखते हैं। ठीक है, तो जितना भी अभिकारक अगर यूज करेंगे तो अलग अलग पदार्थों के लिए इस प्रकार से दर्श को हम लोग दर्शाते हैं। लेकिन अगर प्रतिफल का इस्तेमाल करते हैं तो माइनस साइन आता है, लिखते वैसे ही है जैसे अभिकारक में लिख रहे हैं, सिर्फ इसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है, -1/d/dt। तो इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दर को अगर लिखते हैं अब इस अभिक्रिया के अनुसार रेट लिखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, 1/2 dA/dt बराबर, इसका बी के आगे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, तो ये लिखाएगा dB/dt, और सी वाला के आगे भी कुछ नहीं तो माइनस में लिखाएगा dC/dt। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है देख सकते हैं। बी वाला तो प्लस में होना चाहिए, सी वाला प्लस में दिया तो ये भी नहीं होगा, ये माइनस में दिया तो ये भी नहीं होगा, ए वाला 1/2 प्लस में होगा तो ये सही है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।